अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लैब स्कॉलर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। यानी फूड पॉइजनिंग जो होता है यानी कंटामिनेटेड फूड खाने से या फिर जो प्रदूषित खाना खाने से जो बीमारियां होती है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग एक्चुअली है क्या। ओके, फूड पॉइजनिंग जो है क्या है कि फूड पॉइजनिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, स्पॉइल्ड और टॉक्सिक फूड। यानी कि जो भी कंटामिनेटेड यानी प्रदूषित खाना अगर खाएंगे या फिर स्पॉइल्ड यानी कि जो ख़राब हो चुका खाना उसको अगर खाएंगे, या टॉक्सिकेटेड यानी कि जो जहरीला उसे कह सकते हैं, कॉमन भाषा में जहरीला कह सकते हैं। टॉक्सिकेटेड फूड अगर खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जैसे कि अगर कोई खाना एक्सपायर हो गया है, जैसे पैक्ड फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, अगर वो एक्सपायर हो चुका है और एक्सपायर होने के बावजूद अगर उसे हम ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरह से वो टॉक्सिकेटेड हो गया, यानी स्पॉइल्ड हो चुका है, टॉक्सिकेटेड हो चुका है, जो कि ये जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे कि सिम्टम क्या है और हमें क्या करना चाहिए फूड पॉइजनिंग होने के बाद, इसका इलाज कैसे करें और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो हम लोग जान गए फूड पॉइजनिंग जो है कंटामिनेटेड फूड या फिर स्पॉइल्ड या टॉक्सिकेटेड फूड खाने से होता है फूड पॉइजनिंग। ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। ओके, तो सिम्टम की बात करें कि जो सिम्टम है, अगर हमें फूड पॉइजनिंग हुई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। तो फूड पॉइजनिंग के लिए सिम्टम जो है वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर, यानी कि किसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। अगर नॉर्मल सा वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो आपको सिम्टम्स दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। थोड़ा सा इन्फेक्शन या सिम्टम दिखाई देगा, उसे आप नज़रअंदाज कर देंगे, जो कि नॉर्मल सा पता नहीं चलेगा उतना। लेकिन कुछ इतना ख़तरनाक वायरस होता है या जो बैक्टीरिया होता है जो हमें यानी फूड पॉइजनिंग कभी कभी जानलेवा भी होता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ओके, तो सिम्टम कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि सिम्टम जो है वेरी कर सकता है इन्फेक्शन के सोर्स के ऊपर, यानी कैसे इन्फेक्शन हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, और इसका टाइमिंग जो है यानी सिम्टम निकलने का, सिम्टम नज़र आने का टाइमिंग भी है, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि 1 घंटा में भी आपको सिम्टम यानी लक्षण नज़र आ सकता है, या फिर एज लॉन्ग एज 28 डेज़ यानी 28 दिन यानी 1 महीना तक, या फिर 1 घंटा के अंदर भी अगर सिम्टम नज़र आएगा, लक्षण नज़र आ सकता है फूड पॉइजनिंग का, और 28 दिन यानी 1 महीने के अंदर में भी पता चल जाए कि फूड पॉइजनिंग हुई है या नहीं। ओके, उसका सिम्टम है, सबसे कॉमन सा सिम्टम क्या है फूड पॉइजनिंग अगर हुई तो सबसे पहले क्या होगा, नौजिया, जी मिचलाएगा, उल्टी हो सकता है, डायरिया यानी कि पेट ख़राब जिसे कहते हैं वो हो सकता है, दस्त होने लगेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी कि पेट में मरोड़ होने लगेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं लगेगी, माइल्ड फीवर थोड़ा सा बुखार भी आ सकता है, एंड वीकनेस कमज़ोरी भी हो जाएगी, और सर दर्द भी हो सकता है। लेकिन ये जो 3 से 4 जो है ये सिम्टम ये बहुत कॉमन है, यानी अगर थोड़ा सा भी आपको फूड पॉइजनिंग हुई है तो आपको नज़र आ जाएगा, जी मिचलाएगा, उल्टी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है, यानी जिसे क्या बोलते हैं, ऐंठन यानी पेट में जो अकड़न होता है ना, मरोड़ जिसे कहते हैं, मरोड़ हो सकता है पेट में। ओके, लेकिन ये 4 जो है ये बहुत कॉमन सा है सिम्टम, जो कि समझ में आ जाएगा कि फूड पॉइजनिंग किसी को हुआ है। तो आइए जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग जो होगा तो वो कैसे कैसे होता है, यानी कि लाइफ थ्रेट बताया ना, जो फूड पॉइजनिंग होता है वो कॉमनली भी होता है, यानी ऐसे हुआ थोड़ा बहुत, और उसे हम लोग थोड़े से मतलब कि डायग्नोस खुद से करके या थोड़ा सा इलाज करके खुद से हम लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। फूड पॉइजनिंग जो है लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, जानलेवा कब होगा आइए उसके बारे में जानते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम अगर नज़र आते हैं तो समझिए वो फूड पॉइजनिंग बहुत ख़तरनाक है, जानलेवा हो सकता है, तो डॉक्टर से मिलने की आपकी ज़रूरत है। कब, जब डायरिया जो है आपको 3 दिनों तक या 3 दिन से ज़्यादा, ठीक है, 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा अगर डायरिया है यानी कि बार बार दस्त हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, ये ख़तरनाक हो सकता है। ओके, फीवर अगर आपको बुखार 101 डिग्री या उससे भी ज़्यादा हो जाए तो समझिए आपको
ख़तरनाक फूड पॉइजनिंग हुई, डॉक्टर से मिलना चाहिए। डिफ़िकल्टी सीइंग और स्पीकिंग, यानी कि देखने और बोलने में अगर मुश्किल हो रही है किसी बच्चे को या किसी को भी, तो भी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। सिम्टम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर मतलब होता है ज़्यादा, ओके। यहाँ माइल्ड फीवर जो है, माइल्ड फीवर मतलब कम होता है, यानी थोड़ा बहुत बुखार होगा, माइल्ड मतलब कम, और सीवियर एक तरह का प्रीफिक्स कह सकते हैं जो कि दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, वैसे फूड पॉइजनिंग में अगर उल्टी हो तो डिहाइड्रेशन लाजमी हो ही जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है तो कैसे पता चलेगा? डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, ड्राई माउथ, यानी उसका जो जिसको हुआ है उसका मुंह सूखा हुआ रहेगा। पासिंग लिटिल और नो यूरिन, यानी कि उसे पेशाब होगा या फिर नहीं भी हो सकता, होगा तो कम होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि उसके बॉडी में पानी की मात्रा नहीं है। ब्लडी यूरिन भी हो सकता है, यानी खून का पेशाब भी हो सकता है। ये ज़्यादातर रेयर केस में मिलता है, लेकिन हो सकता है, ओके। तो इस कंडीशन में अगर हो किसी को फूड पॉइजनिंग का सिम्टम या लक्षण नज़र आ रहा है तो समझिए ये लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा हो सकता है, आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, ओके। तो फूड पॉइजनिंग का जो काउजेज होता है, यानी कौन से वायरस और बैक्टीरिया इसमें काम करता है, ये देखते हैं। इसमें काउजेस बैक्टीरिया के कारण जो होता है फूड पॉइजनिंग, इकोलाई के कारण हो सकता है, लिस्टीरिया के कारण हो सकता है, और सबसे कॉमनली साल्मोनेला के कारण जो होता है, जिसे हम लोग टाइफाइड कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी, इसके कारण बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होती है। कंपाइलोबैक्टर या फिर बोचोलिनम, ये भी इसके कारण भी इसके बैक्टीरिया के कारण भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन बहुत कम होता है, ओके। सबसे ज़्यादा इसकी वजह से होता है साल्मोनेला टाइफी। पैरासाइट की वजह से भी होता है टॉक्सोप्लाज्मा, ये हमारे आंत में रहता है, अगर किसी फूड के सहारे अगर चला जाए तो भी ये आंत में रहेगा और आपको काफ़ी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा, बार बार बीमार हो सकते हैं पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से। वायरस भी कारण होता है फूड पॉइजनिंग का, जिसे हम लोग नोरोवायरस कहते हैं। तो फूड पॉइजनिंग जो होता है, तो एक्चुअली ये सब आखिर इसके बारे में ज़रा सोचिए, आता है कहाँ से फूड पॉइजनिंग, होता क्यों है? एक्चुअली जो भी बैक्टीरिया या वायरस है, जो भी पैरासाइट या बैक्टीरिया है, वो हर खाने पर लगभग मौजूद रहता है, ठीक है। जो भी हम लोग खाते हैं उसके ऊपर मौजूद रहता है हमेशा, ठीक है। लेकिन वो जब पकता है, ये जैसे धुला, उसको सब्ज़ी को मार्केट से लिए और इन्फेक्टेड है क्योंकि सड़क के किनारे रखता है, उसके बाद धूल, बैक्टीरिया, ये सब उस पर रहता ही हमेशा। उसको धोए, थोड़ा सा जो भी बैक्टीरिया वायरस से हट जाएगा। उसको जब पकाएंगे तो जो भी बैक्टीरिया वो मर जाएगा, ठीक है। इस तरह धीरे धीरे क्या होता है, बैक्टीरिया या फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब हम लोग उसे अच्छे से पकाते हैं या अच्छे से धोते हैं तब, है ना। लेकिन जब साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, अच्छे से धोते नहीं या अच्छे से पका हुआ नहीं, तब फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया अच्छे से या तो ख़त्म नहीं होता या फिर मरते नहीं हैं। तो इसलिए जब भी सब्ज़ी या फिर कोई भी चीज़ को अगर हम पकाते हैं तो उसे अच्छे से पकाएं, और उसे धोना है तो अच्छे से धोए। ज़्यादातर ये जो होता है वो रॉ मटेरियल खाने से होता है। फूड पॉइजनिंग का कारण ज़्यादातर रॉ मटेरियल, यानी कि जो कच्चा फूड है उसको खाने से ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग होती है, क्योंकि वो कुकिंग प्रोसेस से गुजरता नहीं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मरता नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से आपको हो सकता है। तो फूड पॉइजनिंग हम लोग जान गए कि फूड पॉइजनिंग होता क्यों है और क्या है एक्चुअली। इसका सिम्टम यानी कब समझेंगे नॉर्मल है, कब समझें कि जानलेवा फूड पॉइजनिंग हुआ है, कौन कौन बैक्टीरिया और वायरस इसमें काम करता है, वो भी हम लोग जान गए। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डायग्नोसिस के ऊपर, यानी अगर फूड पॉइजनिंग हुई है तो इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इसका फूड पॉइजनिंग जब हम लोग होती है तो डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट का सलाह देता है, जैसे कि विडाल टेस्ट हो गया या फिर टाइफाइड टेस्ट हो गया, ये सब दे सकता है, या फिर स्टूल टेस्ट यानी कि लैट्रिन का टेस्ट दे सकता है, उससे पता चल जाता है, ओके। और डाइट के बारे में बात करें कि अगर हम लोग फूड पॉइजनिंग किसी को हुआ है तो उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर फूड पॉइजनिंग के बाद उल्टी हो जाती है, बार बार दस्त होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन में आपको क्या खाना चाहिए जो डिहाइड्रेशन मेंटेन कर सके, वो बहुत ज़रूरी है, ओके। तो व्हाट्स गुड टू इट, यानी कि क्या खाना सही होगा अगर हम लोग फूड पॉइजनिंग हुई हमें तो। फूड पॉइजनिंग में स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ले सकते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स मीन्स जो स्पोर्ट्समैन यूज़ करते इस्तेमाल करते वो ड्रिंक्स ले सकते हैं, ओके। लेकिन अब एनर्जी ड्रिंक्स नहीं ले सकते, एनर्जी ड्रिंक्स थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट कर देता है, इसलिए
स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस लेना चाहिए। कोकोनट वाटर लेंगे, कोकोनट वाटर से क्या हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा जो हमारे जो हमें थकान है या फिर कमज़ोरी महसूस है उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी। राइस चावल खा सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमें मदद मिलेगा। बनाना यानी केला खा सकते हैं, ओट मील ले सकते हैं, टोस्ट ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स यानी कि जो उबला हुआ सब्ज़ी है उसे खा सकते हैं, हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये सब हमें खाना चाहिए अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है तो। और क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। व्हाट्स बेस्ट टू इट, यानी हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो नहीं खाने में आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते हैं, जैसे कि मिल्क, चीज़ या फिर जो भी डेयरी प्रोडक्ट है जो दूध से बना हुआ है उसे हम लोग नहीं खाना चाहिए फूड पॉइजनिंग के दौरान। फैटी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये और ज़्यादा इरिटेट करेगा। सीजन फूड जो भी है, सीजन फूड जो मौसमी फल वगैरह उसे कम खाए या फिर नहीं, कोशिश करें ना खाए। स्पाइसी फूड नहीं खा सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा इरिटेट करता है, जिसकी वजह से उसे डाइजेस्ट नहीं करेगा और आपको उल्टी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं लें, फ्राइड फूड नहीं लेंगे। कैफ़ीन नहीं ले सकते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, सोडा हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हुआ जो कि पहले डिस्कस किया, नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल नहीं ले सकते हैं, ओके, और निकोटीन भी नहीं ले सकते हैं फूड पॉइजनिंग के दौरान। तो फूड पॉइजनिंग के बारे में हम लोग जाने कि फूड पॉइजनिंग क्या है, इसका लक्षण क्या है और ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, कब जानलेवा हो जाता है, और इसमें अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और समझ में आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके। तो ये हमारा था छोटा सा वीडियो, और हमारे चैनल पे हम लोग जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस है और उसके अलावा कोई भी हेल्थ टिप्स हुआ या कोई छोटे मोटे बीमारियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में हम लोग उपाय बताते हैं। इसके अलावा हम लोग लैब से रिलेटेड यानी पैथोलॉजिकल लैब में कौन टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों वीडियोस इस पर अपलोड करते हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी यानी कि हमारे शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी मेडिकल की पढ़ाई की व्यवस्था पूरी तरह से इस लैब स्कॉलर्स चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी लोग फूड पॉइजन से ग्रसित है उसकी ज़रूर मदद करें, ओके। ये इंसानों का फ़र्ज़ होता है, हमारा फ़र्ज़ है, इसे ज़रूर मदद करें, और आप लोग इसे शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। और हमारे चैनल देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।